हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पॉलिटी का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपका ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट आपका अपलोड हो गया है जो कि आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और सभी प्रश्न आपके 2018, 2019, 2020 में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ लीजिए, काफ़ी आपको कह सकते हैं फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके यूपीएससी आयोग के द्वारा आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जिसे बोलते हैं बंधुआ मजदूर या कह सकते हैं बाल श्रम, है ना। इस पर जो प्रतिषेध लगाता है वो आपका आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा ए नंबर। ये आपका आर्टिकल आपका 23वां, मतलब कि 23वां अनुच्छेद है, जो कि मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम, जो आपका श्रम है उस पर निषेध लगाता है, ठीक है। और कहा गया है कि अगर ऐसे अपराध कोई करता है तो उसको विधि के अनुसार दंडनीय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं विधिक समता, जो कि आपके कह सकते हैं एक समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि आर्टिकल आपके कौन सा है? आर्टिकल 14। आपने मौलिक अधिकार में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें से जो आपका पहला अधिकार है समता का अधिकार, उसमें से आर्टिकल आपका 14 है जो कि पूछा गया है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो आपके जो अल्पसंख्यक हैं उनके हित के लिए जो आपका कह सकते हैं आपका अधिकार है वो आपका कौन सा है? तो 24 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका डी नंबर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार, जो कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल आपका 29 और आपका आर्टिकल आपका 30। आर्टिकल 29 में क्या बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, और आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये आर्टिकल आपके 29 आपके 30 में है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? ठीक है, काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। पहला पॉइंट दिया है कि बिहार के कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी आपका कह सकते हैं राज्य है दूसरे राज्य में जरूर जाते हैं, है ना। अगला है क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला चेन स्थापित करते हैं। तो ये भी सही है, जो आपके क्रिश्चियन लोग होते हैं वो स्कूलों की एक श्रृंखला अर्थात चैन के रूप में स्थापित करते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में ये नहीं कहा गया है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे अगर उनके साथ नहीं देते हैं तो क्या उनकी संपत्ति बच्चों को देना आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है। जो उनकी सेवा करेगा, यही कहा जाता है हमेशा कि जो उनकी सेवा करेगा उसी को ये संपत्ति दी जाएगी, ठीक है। और माँ बाप के अगर वो जो बच्चे हैं सेवा नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि माँ बाप उन्हीं को लिखेंगे। क्लियर है ना? तो ये कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अदर आपका दिया है कि सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मियों के बराबर आपका समान वेतन है। तो समान वेतन वाला आपका सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सी वाला कि माँ बाप संपत्ति के उत्तराधिकारी उसके बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो उनकी सेवा करता है लास्ट में उन्हीं को संपत्ति दी जाती है। मैक्सिमम आपको यहाँ पर ऐसे ही शब्द आपको देखने को मिलते हैं, सुना भी होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनको लागू करने के लिए ये जो आपका है तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर आपके उच्चतम न्यायालय। याद रखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे दिया है तो विशेष उत्तरदायित्व किसे सौंपा है? तो आपके उच्चतम न्यायालय को सौंपा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो आपका आता है किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जो आपका आता है किस में आता है? तो आपके ऑप्शन फर्स्ट होता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आपका आता है।
और अनुच्छेद 32, याद रखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती हैं। और रिट आपकी जो होती हैं वो 5 रिटें होती हैं, जैसे कि आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरी होती है अधिकार परीक्षा, चौथा होता है प्रतिषेध और पांचवी होती है उत्प्रेषण। इन 5 रिटों का प्रयोग करके यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में पहुंच सकते हैं अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो भाई मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं वो आपके यहाँ पर पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका 28 का जवाब क्या बनेगा, तो 28 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके 10 मौलिक कर्तव्य जो कि आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आपके भारतीय संविधान में आपके सम्मिलित किए गए थे। ठीक है ना। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि एक जो आपका आर्टिकल है जो कि 2002 में, ठीक है, 2002 में जो 86वें संविधान संशोधन था तो एक मौलिक अधिकार और शामिल किया गया। ठीक है, जिसमें क्या था 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी ये आपका जो था वो आपके 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए 2019 तक की बात कर दिया है, तो यहाँ पर अब ये बताया कि 10 मौलिक कर्तव्य ये पहले जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, 2002 में एक और जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष वाले, तो कुल मिला के कितने हो गए, तो कुल मिला के वर्तमान में आपके कितने हो जाएंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर 11 मौलिक। क्लियर हो गया ना ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 के फर्स्ट को संविधान में द्वारा शामिल किया गया, अर्थात जो मौलिक कर्तव्य में जो कह सकते हैं कि आर्टिकल जो आपका दिया गया है, कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में यहाँ पर शामिल किया गया है, तो आपके ऑप्शन राइट आपका 30 का हो जाएगा ए नंबर। ये आपके 42वें संशोधन अधिनियम के तहत आपका इसमें से आपके कह सकते हैं शामिल किया गया है आर्टिकल 51 के फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पर संशोधन हुआ था इस वाले में। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो भाई वही सिंपल सी बात है, कितने मूल कर्तव्य, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके 11 मूल कर्तव्य हैं, अर्थात जिन्हें बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके हैं और सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं 2016, 17, 18, 19, 2020 तक के आपके प्रश्न हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 32 का जो जवाब बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी नंबर। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह आपके कह सकते हैं कि इनको मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके कई प्रकार से पूछे गए हैं लेकिन जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, स्वर्ण सिंह समिति। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है तो याद रखिए मौलिक कर्तव्य भी आप पढ़ लीजिए, एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पर कह सकते हैं जरूर रट जाएगा। यहाँ पर दिया है कि लोक चुनावों में वोट डालना, लोक चुनावों में वोट डालना यह आपके मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं पर याद रखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं उनके आदर्शों की यहाँ पर कैसे कद्र करना, ये सभी आपके दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोक चुनाव में वोट डालना ये शब्द आपको उसमें से नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है। अर्थात जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, शांति होती है, सुरक्षा होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा इनको सब बढ़ावा देने के लिए ये जो आपका आर्टिकल है ये आपके किसके अंतर्गत, ये किस भाग में आपके हैं, तो
तो ये जो आपका है ऑप्शन राइट आपका बी, ये आपके दिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपके दिए गए हैं। किसमें? तो आर्टिकल जो आपका 51 है, ठीक है, आर्टिकल 51 को यहाँ पर कह सकते हैं आपका है, ठीक है, क्योंकि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके भाग 4, ठीक है, किसमें है? तो भाग 4 में जो आर्टिकल आपका स्टार्ट होता है 36 से लेके 51, ठीक है, 36 से लेके 51 तक आपके दिए गए हैं, जो आपके कह सकते हैं आपके हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति जो कि आर्टिकल 51 है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत का एकमात्र राज्य जहां राज्य सिविल कोड का प्रावधान है, राज्य सिविल कोड का प्रावधान है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि जहां सामान्य सिविल कोड, ठीक है, सामान्य सिविल कोड मतलब होता है समान नागरिक संहिता, या कह सकते हैं समान आचार संहिता का यहाँ पर जो होता है मतलब कह सकते हैं कानून, ठीक है, जो कि सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। और भारत का एकमात्र राज्य है जो कि यहाँ पर गोवा में समान सिविल कोड आपका यहाँ पर प्रावधान है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा गोवा में, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, कह रहा आपसे कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय पर प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल आपका है 249, ठीक है, कौन सा आर्टिकल? ये डी वाला, कि आर्टिकल 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के लिए यहाँ पर मानना पड़ेगा, उसके किसी भाग को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है, अगर इस आर्टिकल के तहत कोई भी आपका कह सकते हैं विषय आपका बनता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो याद रखिए, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है ये बुलाता कौन है? तो ये बुलाता है आपका राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के तहत? तो ये जो आपका आर्टिकल होता है कौन? तो आर्टिकल आपका 108, ठीक है, आर्टिकल 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न होता है तो यहाँ पर कह सकते हैं उस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ये कह सकते हैं आहूत करता है, ठीक है ना, और इसका कह सकते हैं अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर ही होता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन राष्ट्रपति से मिल जाते हैं। अगला दिया है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार है। याद रखिए, लोकसभा में अगर मतदान हो रहा है और ऐसी स्थिति में टाई की स्थिति मतलब होता है कि जब निर्णय 50-50% वाला हो जाए, अब यहाँ पर एक वोट जिसकी तरफ पहुँच जाएगा वही जीत जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है, स्पीकर। तो यहाँ पर कह सकते हैं स्पीकर जिसकी तरफ वोट दे देगा वही कह सकते हैं कि वही जीत जाएगा, जो कि आर्टिकल जो आपका होता है आर्टिकल आपका 100, ठीक है, अनुच्छेद 100 के तहत होता है कि लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर आयोग संबंधी प्रश्नों का निर्णय भी लेता है और उसी के तहत ये कह सकते हैं टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार भी होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा अर्थात ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? मध्य रात को नियत से वादा 40 वाले में, तो 40 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर संसद अर्थात संविधान सभा से, जहाँ पर आपकी जो संविधान सभा है वहीं से, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज किया था, ठीक है ना, और गलतियाँ मैक्सिमम हो गई थी जो प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ट्रस्ट विद द स्टैंड मतलब डेस्टिनी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो कि भाषण था जो संविधान सभा में 14 अगस्त 1947 को मध्य रात को दिया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो भाई भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? जवाब क्या बनेगा?
तो 41 का जवाब यहाँ पर आपका देख सकते हैं दिया है वीवी गिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और आपकी बीडी जत्ती। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपके बी नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में थे। ठीक है, जो कि कह सकते हैं 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। वहीं पर आपके जो आपके दिए हैं वीवी गिर, तो वीवी गिर जो आपके थे ये कह सकते हैं 1969 से 1969 तक ये रहे थे। मतलब कब से कब, तो 3 मई 1969 से इनका कार्यकाल था। और कह सकते हैं 20 जुलाई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था, जो कि याद रखिए एक कार्यवाहक के रूप में थे। बाद में कह सकते हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति भी ये बनाए गए थे। ठीक है, और इसी प्रकार जो आपके हैं हिदायतुल्लाह, ये भी आपके कह सकते हैं कार्यवाहक रहे हैं, बीडी जत्ती भी रहे, लेकिन कह सकते हैं ये पूर्णतः आपके राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत में त्यागपत्र अपना कार्यकाल भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र जो सौंपते हैं वो किसको सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं आपके उपराष्ट्रपति को। याद रखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, ये दोनों आपस में कह सकते हैं त्यागपत्र देते हैं। लेकिन इसका जो सूचना है वो लोकसभा में जरूर जानी चाहिए। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो यहाँ पर क्या होता है कि सूचना को लोकसभा में जरूर बताना चाहिए कि भाई यहाँ पर वो त्यागपत्र दे रहे हैं। क्लियर हुआ? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति है वो आपकी किसके पास है? तो याद रखिए कि ये जो आपकी कोई भी आपकी अनुसूचित जाति है ना, कोई भी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति है, ये जो आपके किसके? तो आपके भारत के राष्ट्रपति के है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो भाई राष्ट्रपति द्वारा आपको पता है कि राज्यसभा के कितने सदस्य, तो ये आपके होते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 12 सदस्यों को ये कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल आपका होता है आर्टिकल 80 के का में। ठीक है, आर्टिकल 80 की का के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में और कह सकते हैं विशेष ज्ञान या अनुभव रखता हो, तो ये कह सकते हैं। ये जो आपके कह सकते हैं प्रक्रिया ली गई है नामित करने की प्रक्रिया किस देश से? तो आपके कह सकते हैं आयरलैंड से आपका लिया गया है कि राज्यसभा में सदस्यों को नामित करना। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का जो अधिकार है वो आपके किसके पास है? तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 72। ठीक है, आर्टिकल 72 पढ़ा होगा, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति स्पष्ट की गई है। इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा सिद्ध दोष अगर व्यक्ति है ठहराया गया है तो व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार इनके पास है। उसको क्या कर सकते हैं? मृत्युदंड का क्षमा कर सकते हैं और स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, जो कि कह सकते हैं राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। ये सभी प्रक्रिया आपके 72 के तहत है। तो ये जो कर सकता है कौन? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव लिया गया है, लेकिन अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो प्रश्न आपका है इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पार्ट जब आएंगे तो यहीं से आपको यहाँ पर मिलेगा। हमने बता दिया है 4 या 5 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लगातार देखते हैं तो उम्मीद है कि आपको इस बार वर्दी पहनने से कोई रोक नहीं सकता है। बस लगातार आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये सोचो कि आज हम नहीं पढ़ते हैं, चलो कल पढ़ लेंगे, तो ये समझिए एक दिन में कितना लॉस हो जाएगा आप समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि एक दिन में हम कम से कम 6-7 वीडियो डालते हैं। 6-7 वीडियो का मतलब होता है 250 क्वेश्चन, और 250 क्वेश्चन वो होते हैं जो 2019-2020 में पूछे गए हैं। समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस हो सकता है आपका। क्लियर हुआ ना? तो डेली का डेली क्लास लेते रहिए, फ़ायदा आपका होगा, 100% होगा। मेहनत आपकी ज़रूर इस बार को आपके मुकाम तक ले जाएगी। ठीक है, तो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्लीज़ के माध्यम से सभी वीडियो भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।